हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री ने काफ़ी परेशान किया होगा आप लोगों को भी, क्योंकि हम लोगों को भी किया। क्योंकि क्या होता है ना कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस नहीं देते अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, और बीपीएससी ने तो इसका ट्रेंड अलग ही चला दिया, कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। तो अब इस पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता भी है। ठीक है, तो पेपर आपका रद्द हो चुका है, बिहार टीआरई 3 वाला, और वो चुनाव बाद ही होने की संभावना है इसकी। तो तब तक हम लगे रह सकते हैं, खरगोश की चाल से ना सही तो हम कछुए की चाल से चल सकते हैं, ताकि अपनी जब समय आ जाए, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाए, तब हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली क्रांति हम देखेंगे फ्रांस की, क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले आपको इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो सबसे पहले फ्रांस में ही हुआ था। फ्रांस से हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे शब्द मिले। फ्रांस से हमने गणतंत्र, जो हमारा, जैसे हमारे संविधान में भी गणतंत्र की बात की गई है और बाकी कई देशों ने भी लिया है, तो ये फ्रांस की क्रांति की ही देन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये वर्तमान का फ्रांस जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यकीन मानिए, जब क्रांति हुई थी ना 1789 में, उस समय भी फ्रांस यूरोप में नंबर 1 पर था। वहाँ के जो लोग थे पेरिस के, वो ये दुनिया में नंबर 1 थे अपने फैशन की वजह से, और अभी भी इटली के बाद पेरिस का नाम आता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रांस की क्रांति को जानना। तो हम एमसीक्यू के माध्यम से इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। फ्रांस की क्रांति बेसिकली 4 चरणों में होती है। बहुत लंबा समय है, इसलिए शायद एक वीडियो में कंप्लीट ना हो पाए, तो जो बच जाएगा, जो नेपोलियन वाला पार्ट है ना, वो दूसरे वीडियो में आएगा। इसमें आप सिर्फ 1789 से 1794 तक देखेंगे। इसके बाद की जो कहानी है ना 1814 तक, वो नेपोलियन वाली कहानी है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपको पसंद आएगी। बिल्कुल आराम से देखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस आपको पढ़ते चलना है। अगर आपने इससे पहले थोड़ा सा भी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो जो शासन था वो था बुर्बो। बर्बन रहता है इंग्लिश में, बर्बन या बुर्बो ऐसे लिखा होता है। बुर्बो ना ऐसे रहता है, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये लिखा थोड़ा गलत है। ठीक है, बर्बन बिस्किट आता है ना, बर्बन, वही वाला बर्बन। अगला है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अगर आप थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे तो तुरंत बता देंगे अपने आप को, है ना, बताना तो अपने आप को ही है। 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब अगला, फ्रांस की क्रांति के समय लुई का शासन था। ठीक है, तो वहाँ के जो शासक थे उनको हम लुई कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जो रसिया में जो शासन चल रहा था उनको हम जार कहते हैं। हमारे यहाँ जो थे वो तो अलग ही थे, है ना, वो तो अंग्रेज थे, वायसराय ऐसे थे। तो वहाँ तो किसी का शासन नहीं था, किसी अलग देश का। वहाँ के जो खुद के शासन थे उनके खिलाफ ये क्रांति हुई थी, किसी और देश के खिलाफ नहीं। तो वह किस नंबर का राजा था? तो लुई 16 था उस समय। इनके जो मतलब जो राजा सम्राट बनते थे ना, जो भी वंशानुक्रम से, तो ये क्या करते थे, अपना नाम लुई ही रखते थे। ठीक है, तो कैसे लुई 1 से लेके ये 16 तक शासन करते हैं, देखो कोई और नहीं आता। तो इस 16 के समय क्रांति होती है। अगला क्वेश्चन है, मेरी इंतवानेत कौन थी? तो ये ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये लुई 16 की पत्नी थी, तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप एग्जाम में होंगे तो आप और भी देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी, और आपने पढ़ा है कि जो मेरी इंतवानेत है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। कभी कभी जल्दीबाजी में हमसे गलती हो जाती है, हमें लगता है कि यार ये सही है, फिर बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन वो ऑप्शन रहता है कि 1 से अधिक, तो आप जल्दीबाजी में 1 से अधिक लगा दोगे। तो याद रखिए, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, और लुई 16 की पत्नी थी। बहुत ही ज़्यादा खर्चीली थी। इसकी वजह से, इसने जो राजनीति में हस्तक्षेप किया ना, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये क्रांति होती है, क्योंकि इसको तो कुछ पता नहीं होता है। एक बार लोग क्रांति कर रहे थे ना, तो इसके बारे में कहा जाता है कि लोग ब्रेड के लिए मतलब रोटी दो के नारे लगा रहे थे। तो ये कह रही थी लोगों के पास रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है, तो केक क्यों नहीं खा लेते? इसको इतना भी नहीं पता होता कि जब रोटी खरीदने की हैसियत नहीं है तो हम केक कहाँ से खरीद सकते हैं। इसको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता। और ऊपर से ये ऑस्ट्रिया की होती है, और ऑस्ट्रिया और फ्रांस की पुरानी अपनी रंजिश थी, इसलिए लोग इसको पसंद नहीं करते। इसको घृणित ऑस्ट्रियन कहते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए भी कहीं ना कहीं क्रांति होती है, और बहुत सारी रीजन थे, ये एकमात्र नहीं। ब्रास्तील क्या है? बहुत ही फेमस है, पता होगा ब्रास्तील क्या है। तो ब्रास्तील एक जेल थी, राजा ने बनाया था इसको, जो राजा की निरंकुशता को दर्शाती थी। इसमें ना वो
किसी को भी पकड़ के बस डाल देता था। तो ये सबसे पहले जब तत्कालीन कारण जो होता है क्रांति का, जैसे हमारे यहाँ जो होता है जो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, वो जो गाय के चर्म वाले और सुअर के चर्म वाले जो बंदूक में लगा देते हैं तब क्रांति होती है। तो यहाँ भी ये ब्राज़ील वाली जो घटना होती है जेल की, ये तत्कालीन कारण है। जो उग्र हो जाते हैं लोग तो सबसे पहले जाकर इस ब्राज़ील की जेल को उखाड़ कर फेंक देते हैं और वहाँ से 7 कैदी होते हैं, ओनली 7, उनको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि हाँ हमने राजा के खिलाफ किया, तो मतलब उनके अंदर एक शक्ति का प्रचार होता है, एक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, स्वाधीनता का अनुभव करते हैं इससे। अगला देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब अमेरिका की क्रांति आप पढ़ेंगे तो उसमें 4 जुलाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता ही दिया आपको। ब्राज़ील का पतन कब हुआ, तो ये जो जेल थी इसका पतन होता है 14 जुलाई को। याद रखिएगा, अभी भी 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को मनाया जाता है और अमेरिका में 4 जुलाई को मनाया जाता है, तो फ्रांस में 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो सबसे पहली घटना यही थी। अगला कथन, ये कथन है एक वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बस यही एक क्वेश्चन आता है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। मतलब कितना मोनार्क था ना, ये कह रहा है मैं ही राज्य हूँ और जो मैं कह दूँ वही कानून है। ये कहा था लुई 14 ने, जो लुई 14वां था ना, 14वें नंबर का, इसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, जो मैं कह दूँ वही कानून है। कोई संविधान की तो कोई बात ही नहीं थी वहाँ। यही एक क्वेश्चन इससे आता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस कथन है ये भी, फ्रांस जब छींकता है ना, काफ़ी फेमस है तो शायद आ जाए, फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है। तो ये कथन है मैटरनिक का। मैटरनिक कौन है, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वह काफ़ी क्रूर था, ये भी मोनार्क था। तो इसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है, क्योंकि फ्रांस में अगर स्वाधीनता की लड़ाई हुई या कुछ भी ऐसा होता था तो उसका असर पूरे यूरोप को दिखाई देता था, अलग अलग देशों में लोग उससे सीखते थे। यहाँ तक कि जब अमेरिका का संविधान लिखा गया तो वहाँ भी जो फ्रांस की क्रांति की जो बात थी ना, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सबको अपनाया गया। तो फ्रांस से काफ़ी लोग सीख रहे थे, इसीलिए ये मतलब ऐसे बोलता है कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाती है। मोनार्क था ये भी। बाद में फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था, इससे तो क्वेश्चन इसी बार आया हुआ था। तो 3 स्टेट से 3 वर्गों में विभाजित था ये, जिनको 3 स्टेट कहते थे। अभी आप देखेंगे कैसे बटा हुआ था, यहीं पर थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे ये ऐसे देख लीजिए, ये 3 भाग है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले भी, जैसे ये फर्स्ट हो गया, इसमें पादरी हो गए, जो पादरी होते थे वहाँ के, और दूसरे में जो सामंत वगैरह होते थे, जो राजा के करीबी होते थे वो थे, और तीसरे में जो फ्रांस की 90% जनसंख्या थी ना, जो जनता थी, जो किसान थे, गरीब थे, मध्यम वर्गीय भी इसी में आते हैं, मतलब डॉक्टर, वकील और जो भी व्यापारी और किसान और भूमिहीन किसान और मजबूत किसान, सभी मतलब बाकी सभी इसी में आते हैं। बाकी जो ऊपर वाले ये जो 2 स्टेट हैं, इनमें सबसे पहले पादरी और दूसरे में सामंत। पादरी के पास फ्रांस की जो मुख्य भूमि थी ना, उस भूमि का 5वां भाग था, देख रहे हैं। और जो सामंत है उसके पास भूमि का 4था भाग था, जिनका वो कर लेते थे। मतलब और कर देता कौन था, ये दोनों कर मुक्त थे, ऊपर वाले दोनों। कर कौन देता था, ये नीचे वाले, जो तीसरा भाग है ना, ये 3 स्टेट, इसके जो आम जनता है ये कर देती है। ये इन दोनों को भी देती है, सामंत को भी और पादरी को भी और राजा को भी। तो मतलब वो तो पिस रहा था, तो क्रांति तो संभव मतलब बन ही रही है कि भाई कब तक दबाओगे, है ना। अगला देखिए, प्रथम स्टेट में कौन लोग थे जो कर मुक्त थे, तो अभी तो मैंने आपको बताया है ना, कौन थे, ये पादरी थे, जिनके पास भूमि का 5वां हिस्सा भी था। इनको खुद टैक्स मिलता था कर के रूप में। ये धार्मिक कर, मतलब चर्च से धार्मिक कर के रूप में ये लेते थे। टाइथ नाम का एक, टाइथ या टीथे लिखा रहता है इंग्लिश में, ऐसे टाइथ ही सही होगा। टाइथ नाम का ये कर भी लेते थे पादरी, ठीक है। बाकी काम धाम इनका कुछ था नहीं। अगला है, दूसरे स्टेट में कौन लोग आते थे, तो ये बताया ना मैंने, सामंत, जो सामंत लोग होते थे या राजा के जो करीबी होते थे ना, काम धाम कुछ था नहीं इनका, ये भी कर नहीं देते थे, ठीक है। अगला देखिए, तृतीय स्तर पर कौन से लोग आते थे, तो ये वकील, शिक्षक और गरीब जनता, ये सभी बाकी उन दोनों के बाद जो बचते हैं ना, राजा को छोड़ दो, तो उसके बाद जो बचते हैं वो सभी आते हैं तृतीय स्टेट में। ऐसी व्यवस्था थी। किस स्टेट के लोग कर मुक्त नहीं थे, तो प्रथम और दूसरे तो बिल्कुल कर मुक्त थे, वो लेते भी थे कर। तो तीसरे जो थे बेचारे, ये सबसे ज़्यादा कर देते थे, यही पिस रहे थे बीच में। बाद में यही
क्रांति भी करते हैं। टाइल क्या है? टाइल तो मैंने अभी बताया, एक धार्मिक कर था जो चर्च लेता था। टाइल एक प्रकार का भूमि कर था और ये प्रत्यक्ष कर था। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्यक्ष कर है और भूमि कर है जो राज्य लेता है इसको। ठीक है, टाइल इसको ना ऐसे याद रख सकते हो, जो टाइल्स होती है ना, टाइल्स नीचे लगती हैं फर्श में, तो वो ज़मीन पर होती है ना, तो है ना भूमि, तो ऐसे भूमि से इसको भी याद रख सकते हो कि ये भूमि पर लगने वाला कर है टाइल। ऐसे कंफ्यूज नहीं, वो टाइल और टाइट कंफ्यूज बहुत करता है, कौन सा धार्मिक है और कौन सा भूमि कर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद शुरुआत में ही बताया था कि 14 जुलाई 1789 को जब ब्राज़ील का पतन होता है तब से और आज तक भी वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में 14 जुलाई मनाया जाता है। जैसे 15 अगस्त को हमारा है, 4 जुलाई को अमेरिका का। अगला देखिए, लुई 16 राजा कब बना था? इसके समय में क्रांति होती है तो ये तो इम्पोर्टेंट है, पर राजा कब बनता है? ये बनता है 74 में। तो 74 में राजा बनता है और 79 में क्रांति होती है। अगला देखिए, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने किया था? तो वर्साई का जो शीश महल था ना, काफ़ी भड़कीला सा, बिना मतलब में उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए थे जिनको करों के माध्यम से जिनको मतलब सैलरी दी जाती थी, बहुत सारे रुपए खर्च किए जा रहे थे। तो मतलब फ्रांस में जो क्रांति होती है ना, वो आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा होती है। वहाँ के लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशान हो गए थे, और परेशान इसीलिए थे कि वर्साई के शीश महल बिना मतलब में बना हुआ था और उसमें बहुत सारे पता नहीं कितने हज़ार लोग थे जिनको सैलरी बिना मतलब में, उनका कोई काम निर्धारित नहीं था पर थे। इसका निर्माण किया था लुई 14 ने, इसने इसको राजधानी बनाया था अपनी। अगला है, फ्रांस की क्रांति के समय निम्न दार्शनिकों ने सहयोग किया। तो ये फ्रांस की क्रांति में ये अभी इस बार क्वेश्चन आया हुआ था कि ये इन तीनों का संबंध है फ्रांस से। तो ये रूसो है, जीन जैक रूसो। उस ऑप्शन में दोनों अलग अलग लिखा हुआ था, जीन जैक अलग लिखा हुआ था और रूसो अलग लिखा हुआ था, जबकि इसी का पूरा नाम है जीन जैक रूसो और मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों की मैं और कुछ फ्रांस से जुड़ी हुई जितने भी पुस्तकें हैं ना, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, मैं बताने वाली हूँ, आप उसको देखिएगा। अच्छा, जब हम पुस्तक याद करते हैं ना, तब हम गलती क्या करते हैं, हम ना जैसे हम देखते हैं कि हाँ चलो आज हम जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके जो राइटर हैं उनको याद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। जैसे हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं तो जो फ्रांस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो पूछी जाती हैं उनको आज हम देख लेते हैं। बाकी जिस क्रांति को आप जिस समय पढ़ें उसी समय मतलब उनके इम्पोर्टेंट बुक्स को भी याद रखें, और बाकी तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये तीनों, बाकी आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इस वीडियो के लास्ट में इनकी पुस्तकें बताने वाली हूँ। अगला है, फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न वर्ग की थी। तो किसने निभाई थी? ये मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग ही हमेशा क्रांति की शुरुआत करता है। ऐसा जैसे कि हमारे यहाँ थे, इनको बुर्जुआ वर्ग कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा, बुर्जुआ या बुर्जुआ ऐसे लिखा रहता है। तो ये बुर्जुआ वर्ग थे, मध्यम वर्ग। तो इन्होंने क्रांति की शुरुआत की। बुर्जुआ वर्ग यानी कि ये परेशान थे राजा से, ये गरीब नहीं थे एकदम से कि हाँ इनके पास खाने को कुछ नहीं थे, ये ठीक ठाक थे। वही तृतीय स्टेट भी ये भी आते हैं, लेकिन ये ठीक ठाक थे, डॉक्टर थे, वकील थे, व्यापारी थे। तो ये बुर्जुआ वर्ग में आते हैं कि हाँ ये क्रांति करने। देखिए, जिसका पेट भरा हुआ है वो तो सोचेगा ना सम्मान की बात। अब सोचिए जो निम्न वर्ग का एकदम जैसे भिखारी जा रहा है, अब आप उससे कहिए सम्मान की बात, उसको क्या समझ में आएगा सम्मान की बात, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेचारे भूमिहीन थे, उनके पास भूमि भी नहीं थे, कैसे कैसे गुजारा कर रहे थे। तो वो कोई ना क्रांति की बात करेंगे। क्रांति की शुरुआत हमेशा मध्यम वर्ग के लोग ही करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब क्रांति हुई तो हमारे यहाँ भी मध्यम वर्ग थे, जैसे जितने भी आप क्रांतिकारियों का आपके दिमाग में भी आएगी ना, वो सभी बाहर के पढ़े लिखे हुए थे, यानी कि वो संपन्न थे, है ना, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनके दिमाग में समानता के भाव आए, आज़ादी के लिए वो जूझे। तो मध्यम वर्ग ही स्टार्ट करता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन बेहतर है। यह अच्छा है, यह कथन भी बहुत फेमस है और ये कहा था वॉल्टेयर ने। वॉल्टेयर एक पत्रकार, एक व्यंग्यकार था उस समय फ्रांस का। ये नहीं चाह रहा था कि ये गणतंत्र हो जाए, ये बिल्कुल इसके तो खिलाफ ही था। बस ये चर्च से चिढ़ा हुआ था और ऊपर से जो उस समय की वर्तमान जो व्यवस्था थी वो इसको पसंद नहीं आ रही थी। बाकी ये बिल्कुल डेमोक्रेसी को लेकर कोई बहुत वो नहीं था कि हाँ नहीं डेमोक्रेसी बननी चाहिए फ्रांस में, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मोनार्क के साथ था, बस उसमें भी वो ये चाह रहा था कि थोड़ा अच्छे से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान ना किया जाए लोगों को। तो वॉल्टेयर, 100 चूहों।
हाँ, ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि एक दो शब्द से उसको जोड़ के याद रखें। पूरी लाइन आप कहाँ तक याद रखोगे। अगला है, ये तो मैंने शुरू में बताया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और इसके साथ याद रखेंगे गणतंत्र, ये देन है फ्रांस की। अगला देखिए, कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट थी, मैंने बीच में ही लिख दिया एक बार। तो पुस्तक किसने लिखी है, तो ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। इसमें इन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके अलग अलग मतलब शक्ति के पृथक्करण को दिखाया कि इन तीनों को एक साथ नहीं रख सकते। जैसे हमारे यहाँ भी, जैसे हमारी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो स्वतंत्र है। कभी आप देखते होंगे कि वो स्वतंत्र रूप से कोई फैसला ले लेता है, स्वतंत्र किसी के पर भी वो, जैसे कि उसको लगता है कि ये संवैधानिक रूल के खिलाफ है, तो वो बोल सकते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र है ना। वहाँ अभी लोग नहीं पहुँचे। ये विधायिका और कार्यपालिका जैसे लोग वहाँ भी अगर पहुँच जाएंगे तो डेमोक्रेसी बचेगी नहीं, ठीक है। तो ये बात कहते हैं कि ये अलग अलग होनी चाहिए। तो इसको अमेरिका के संविधान में भी लागू किया गया है कि हाँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग रखना चाहिए, और भारत ने भी और बहुत सारे देशों ने। तो ये शक्ति का पृथक्करण किसने दिया है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ या कानून की आत्मा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेट जनरल का अधिवेशन कब से नहीं हुआ था। तो देखिए, लुई 16 के समय स्टेट जनरल को की बैठक को मतलब कि उसने सोचा कि इसको बुलाया जाए। इससे पहले वो 175 वर्षों, लगभग 175 वर्षों से ये अधिवेशन नहीं हुआ था, ये बैठक नहीं हुई थी। ओके, तो तीनों स्टेट के जो लोग थे वो इसमें भाग लेते थे, और ये सिर्फ करों को बढ़ाने के लिए कि राज्य में अब आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी कम सही हो रही है। तो जब राजा को ऐसा लगता था कि अब करों को बढ़ाया जाए, तब वो ये बैठक बुलाता था, ठीक है। तो ये पिछले 175 वर्षों से नहीं हुई थी। तो सोचो, फिर आर्थिक स्थिति तो बिगड़ ही गई थी, है ना। क्योंकि समय समय पर जांच होना, जैसे हमारे यहाँ बजट बनता है हर साल में, तो ये ज़रूरी होता है ना, तभी तो निर्धारण होगा देश का कि हाँ, ऐसे इसमें इतना खर्चा करता हूँ। वहाँ कोई मतलब जो राजशाही का जो पैसा था, और मतलब जो राजा का पैसा था और जो जनता का पैसा था, वो अलग अलग नहीं था, वो दोनों एक ही था। वो कितना भी खर्चा कर सकता था, और आखिर राजा के जो करीबी थे वो भी कितना भी खर्चा कर सकते थे, कोई हिसाब किताब नहीं था। तो बहुत सारा कर्जा हो चुका था वहाँ पर एक्चुअली। फिर भी उस समय यूरोप में, कैसे कहा जाता है भी कि जिस समय क्रांति हुई उस समय जो यूरोप के बाकी जो देश थे ना, वहाँ में जो किसानों की स्थिति थी वो फ्रांस में बेहतर ही थी। ऐसा नहीं है कि भूखों मर रहे थे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन परेशान हो गए थे कर दे देकर। तत्कालीन फ्रांस में कितनी विधि प्रणाली, हाँ, ये विधि प्रणाली बहुत सारी प्रचलित थी। तो ये उस समय जो विधि प्रणाली थी ना, ये 285 विधि प्रणाली, मतलब अलग अलग, और जगह जगह पर चुंगी कर अलग अलग, जैसे कि थोड़ी 5 किलोमीटर में कुछ और है, वही कुछ और है, मतलब हर जगह चुंगी कर हो गया, वो अलग। व्यापारी अलग परेशान है, हर जगह कर देते चले आ रहे हैं। तो और मतलब एक स्थान पर जैसे 5 किलोमीटर में कोई कानून लागू है, वो दूसरे स्थान पर मतलब वही नहीं लागू हो रहा है। तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी वहाँ पर, ठीक है, जो बाद में आकर नेपोलियन ने इसको जाकर सही किया, अभी नहीं होगा सही। तो 285 विधि प्रणाली अगर पूछ ले तो। नाप तौल की प्रणाली किस देश की देन है, तो ये भी फ्रांस की देन है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही नाप तौल की प्रणाली चल रही थी। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लित्र, क्योंकि एनसीईआरटी में वेरी फोकस किया गया इसको, तो याद रखेंगे। लित्र द कासे, लित्र द कासे क्या था, तो लित्र द कासे जो है ये एक प्रकार का वारंट था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एक रोल एक्ट आया था, तो वो तो एक एक्ट आया था जिसके आधार पर, जिसको काला कानून कहते हैं, किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये भी कुछ वैसा ही था। तो ये वारंट चल ही रहा था, मतलब ये ऐसा थोड़ा है नहीं कि कुछ सालों में आया, तो ये चल ही रहा था, ये वारंट था। इसमें भी इसी स्थिति में किसी को भी पकड़ के जेल में रखा जा सकता था, किसी को भी। अगला, फ्रांस की क्रांति के समय कितने अरब लिबरे का कर्ज था उस समय, तो एक तो बहुत ज़्यादा, उसका जो लुई 16 जब राजा बनता है, बेचारा बेचारा क्या ही था वो, लेकिन उस समय ना उसका जो कोषागार कहते हैं ना, है ना, जो खजाना वजाना जा रहता है, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो गया था। ऊपर से उसको बहुत सारे कर्जे थे, ऊपर से मतलब कर्ज पे ब्याज भी थी, तो वो ब्याज भी हर साल नहीं भर पा रहा था। ये 2 अरब लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी उस समय, तो 2 अरब लिब्रे का उस पर कर्ज था, क्योंकि जो उसके पूर्वज थे वो सप्तवर्षीय युद्ध में और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में तो लुई 16 ने ही भाग लिया, बिना मतलब में इसने अपना धन उन बहुत सारा लगाया, जबकि जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो फ्रांस को कुछ नहीं मिला, तो इसलिए भी इसकी बहुत हानि हुई। अगला देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, याद रखिएगा, ये 1756 से 63 तक चला। तो ये किसके शासन में चला,
तो सप्तवर्षीय युद्ध चलता है लुई 15, ये जो 15वां था ना इसके शासन में। तो इससे बस जैसे वो 14वां था तो उसने वर्साय के शीश महल का निर्माण किया और उसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। ये दो चीज़ें आप लुई 14 से याद रखेंगे। 15 से आप याद रखेंगे जो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चलता है 1756 से लेकर 63 तक, ये 15 के में शासनकाल में चलता है। और 16 तो आप पढ़ ही रहे हो कि 16 के समय में ये क्रांति हो ही रही है ना। और स्वतंत्रता जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जिसने भाग लिया वो 16 ही था, और ये इसकी भूल ही थी शायद। अगला क्वेश्चन है 1786 की इंडेन की संधि याद रखेंगे थोड़ा। इंडेन की संधि किन के बीच में हुई थी? तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुई थी। अब देखिए, पहले बात तो इसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उससे धन काफ़ी हानि हुई। फिर इसके बाद इसका तो युद्ध चला हुई ही था सप्तवर्षीय, उसमें भी काफ़ी। उसके बाद इसने अमेरिका वाली क्रांति में, फिर इसके बाद ये इंडियन की जब संधि हो जाती है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तो जो इंग्लैंड का जो भी कारोबार था, जो भी वहाँ के बने हुए कारखाने थे, जो सामान था, वो फ्रांस डायरेक्ट आने जाने लगा, इससे पहले नहीं आ रहा था। तो वहाँ के जो कारीगर थे वो काफ़ी काफ़ी खुश नहीं थे, लेकिन कम से कम उनका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन जब वहाँ का सामान आने लगा, और फिर तो समझ ही रहे हो इंग्लैंड कैसा था, वहाँ का कच्चा माल ले जाएगा, तो बाकी मजदूर फिर हो गए बेघर बेचारे, उनके पास तो कोई रोजगार ही नहीं बचा। 86 की बात है, 89 में तो क्रांति हो गई। फ्रांस की क्रांति का पहला चरण कब से कब तक है? तो जो हम पढ़ रहे हैं ये है पहला चरण, ये है 1789 यानी 1789 से 92 तक। और हम आज 94 तक देख लेंगे, इसके आगे की कहानी में अगले वीडियो में, यानी कल ही आ जाएगा, ठीक है। वो नेपोलियन वाली, उसको अलग से हम पढ़ लेते हैं। अगला देखिए, 14 जुलाई 1789 को ब्रास्तील की जेल में कितने कैदी निकाले गए थे? तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो मैंने शुरू में बताया था कि बस इतने ही थे। कितने? 7 थे, 7 ही, लेकिन ये ब्रास्तील की जेल थी। तो लेकिन इसको तोड़ के मतलब निकाला, तो मतलब इससे ना उनके जो राजा की निरंकुशता थी उसको तोड़ दिया। भले एक ही व्यक्ति था पर हमने उसको हरा तो दिया, मतलब ये लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आ गया। तो ये ब्रास्तील की जेल को ऐसे तोड़े थे, यहाँ की जो ईंटें थी उसको भी मतलब उन्होंने ले गए, उसको बेच रहे थे, सोल्ड कर रहे थे कि देखो देखो ये हमारी मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला, फ्रांस का संविधान कब बना? तो देखिए 1789, अभी आप सुनिए ध्यान से, 1789 में जब स्टेट जनरल को बुलाता है लुई 16 फिर से कर बढ़ाने के लिए, जो कि 175 वर्षों में बैठक नहीं हुई थी, तो वो वहाँ पर उनके साथ मतलब भेदभाव होता है, वहाँ उनके मत को बराबर मत नहीं दिया जाता, इसलिए वो नाराज़ हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं हम अपना संविधान खुद बनाएंगे अब। तो जो स्टेट जनरल के जो पढ़े लिखे जो बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग थे, वो लोग तो वो जाते हैं, तो लुई 16 कहते हैं अरे बना लो, तुम क्या ही बना लोगे। तो फिर वो जाते हैं और 2 साल के अंदर बना लेते हैं। हमारे यहाँ भी 2 साल ही लगा था, इस तरह आप याद रख सकते हो। तो 1789 में ये बैठक होती है। तो उसके बाद ये 1791 में ये संविधान बन जाता है और उसने मतलब उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ जाता है लुई 16 पे, तो वो भी मान जाता है, स्वीकृति दे देता है, ठीक है लागू कर दो ये संविधान। और उस संविधान में भी बहुत सारी कमियाँ होती हैं। अगला, फ्रांस के संविधान का निर्माण किसने किया था? तो ये राष्ट्रीय महासभा होना चाहिए, यहाँ पर राष्ट्रीय सभा है जो कह सकते हैं राष्ट्रीय सभा भी। तो इसी ने, ये राष्ट्रीय सभा वही लोग जो तृतीय स्टेट से थे, यही राष्ट्रीय सभा अपना बना लेते हैं ये लोग। जैसे हमारे यहाँ संविधान सभा थी ना, तो ये राष्ट्रीय महासभा, इसने संविधान निर्माण किया। इसमें भी बहुत सारी कमियाँ थी। पहली बात तो महिलाओं को तो नहीं, महिलाओं को तो बहुत मतलब ये आज़ाद कब हो जाता है, आज़ाद ही क्या, मतलब ये आज़ाद तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि ये लोग आपस में ही मतलब अपने राजा के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो ये लोग संविधान कब बन जाता है? 91 में, 1791 में। और महिलाओं को मताधिकार की बात करें तो ये मिलता है एक सेकंड में दिखा देती हूँ आपको, 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मत का अधिकार मिला जाता है। तो इस तरह तो हम सही है ना। हमारे यहाँ तो जब से हमारा संविधान लागू हुआ, प्रथम चुनाव हुए, तब से महिलाओं को वोटिंग का राइट है, हमें लड़ना नहीं पड़ा। फ्रांस ने मानव अधिकारों की घोषणा, फ्रांस में होना चाहिए, मानव अधिकारों की घोषणा किसने की थी? तो ये राष्ट्रीय महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी और इसी के आधार पर संविधान का निर्माण किया। और इन्होंने लुई 16 को राजा के पद से हटाया नहीं था, इनकी यही शायद भूल कह सकते हैं, क्यों, ताकि मोनार्क हटा भी नहीं, क्योंकि इनको जो राष्ट्रीय महासभा थी जो संविधान निर्माण किया, उससे इनका उद्देश्य था कि हम राजा की शक्ति को सीमित करेंगे, राजा को हटाएंगे नहीं, बस सीमित कर देंगे। तो इन्होंने बस सीमित कर दिया था उसको। लुई 16 को मृत्यु दंड कब दिया गया? तो अभी तक तो जिंदा ही था। तो लुई 16 को मृत्यु दंड मिलता है 1793 में जाके, ठीक है। अगला देखिए,
किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव दिया? तो ये दिया था जॉन लॉक, या जॉन लॉके भी लिखा रहता है। इन्होंने दिया था जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच में एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो ये था रॉबर्टसपियरे। ये रॉबर्टसपियरे मतलब ये जब संविधान लागू हो जाता है तो उसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं, तो बहुत सारी पार्टी रहती हैं, तो उसमें एक पार्टी रहती है जैकोबिन क्लब, ये एक पार्टी रहती है। इससे जुड़े हुए थे अपने यहाँ के टीपू सुल्तान, आपको पता होगा। तो ये रॉबर्टसपियरे इसका नेता था, और ये बाद में बनकर खुद को कह देता कि ठीक है हम गणतंत्र बनाएंगे, तुम ये संविधान बेकार है। तो ये जाकर 1793 में जो लुई 16 है उसको गिलोटिनाइज कर देता है। मतलब एक गिलोटिन होता है, उसमें जाके ऐसे गर्दन रखो और खट से अलग, तो वैसे बीच चौराहे में उसकी बीवी और उसको मार दिया जाता है। तो ये इसका नेता था ये, और ये गरीब तबके से निकला हुआ था, लोग इस पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन बाद में जाकर ये भी बहुत सारी कमियाँ करेगा। ये इसको गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो इसको 1794 में इसको भी, बस पर ये एक ही साल ही रहता है क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें ऐसी थी, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया था। ये कैसे कि मतलब ये राज्य में सब लोग एक ही तरह के वस्त्र पहनेंगे, लोग एक ही तरह के, भाई जब लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लोगों के खाने पीने की चीज़ें कोई ज़्यादा, वहाँ ब्रेड होता था तो ये कहता था कि नहीं एक ही प्रकार के ब्रेड सब खाएंगे, और जो वाइट जब मैदा होता है उसको इसका प्रयोग वर्जित हो जाएगा। और जो किसान मतलब किसानों को ये रोक दिया था कि इससे ज़्यादा किसान बेच नहीं सकता, आप इतना ही बेच सकते हो, इससे ज़्यादा बेचो मत, वरना पकड़ गए तो आपको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाए। गिलोटिन ऐसा था कि ऐसे 2 खंबे हैं और यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, इसमें यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को लिटाया जाता कि वो इधर उधर मुंडी न कर पाए, ऊपर से एक ऐसे तलवार जैसी आती, कचती कच, ख़त्म। तो बहुत ही क्रूर था वो व्यक्ति जिसने इसको बनाया, डॉक्टर गिलोटिन करके उसका नाम था, इसीलिए गिलोटिन इसको कहते हैं। तो इसको भी गिलोटिनाइज कर दिया गया 1794 में। अब इसके बाद एक उदारवादी गणतंत्र चलेगा कुछ दिन, जब ये भी मर गया तो अब लोग जो अगल बगल के जो देश के लोग थे वो भी सोच रहे थे यहाँ हो क्या रहा था। संविधान बना, संविधान भी नहीं चल पाया, वहाँ उसमें भी बहुत सारी कमियाँ थी। और जब ये बना, ये गणतंत्र बना कर चल रहा था, ये नेता बना, ये खुद ही ऐसे हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो अब क्या होगा। तो कुछ दिन तक तो ऐसी परिस्थितियाँ थी। फिर उसके बाद नेपोलियन आ जाता है, तो उसको हम कल देखेंगे। अभी आप इसको देखिए, फ्रांस की किस राजनीतिक संस्था में तीनों स्टेट के प्रतिनिधि भाग लेते थे? तो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, स्टेट जनरल, वही ना जिसका अधिवेशन 175 साल में नहीं हुआ था, वही वाली। स्टेट जनरल की बैठक कितने सालों में नहीं हुआ, अभी बताया। क्रांति के समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो ये 2.8 करोड़ थी, ठीक है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये क्या ही है, उस समय जब खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं और जनसंख्या ऐसी बढ़ जाए तो वहाँ बहुत दिक्कत थी। अगला ये बस ये कुछ पुस्तकों के नाम हैं, आप याद रखेंगे यहीं पर, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नेपोलियन तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के कार्यों को अलग अलग करके उनके शक्ति का पृथक्करण दिया मॉन्टेस्क्यू ने। सोशल कंटेक्ट रूसो की पुस्तक है, जीन जैक रूसो। लेटर्स ऑन इंग्लिश, वॉल्टेयर की लेटर्स वॉल्टेयर, ऐसा कुछ मिला लीजिए यहाँ पर, है ना। अगला है ज्ञानकोश, ये तो दिदरो ने दिया था। और व्हाट इज थर्ड स्टेट, ये अबेसिये ने दिया था। अबेसिये एक पादरी था, पर ये एक अच्छा, ऐसा नहीं होता कि हर वर्ग में बस ऐसे ही लोग होते कि जो सबका मतलब दबा कर जीना चाहते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। मतलब ये अबेसिये एक अच्छा पादरी था, वो आवाज़ उठा रहा था वो दबे हुए लोगों का, कह रहा था व्हाट इज थर्ड स्टेट, मतलब इनको समझो ये क्या है, इनकी मांगे क्या है, ठीक है, वो बांटना नहीं चाह रहे थे। ओके, तो ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपका इसका डिटेल वीडियो ही चाहिए तो मैं कहानी की तरह आपको बता दूंगी। मुझे लगा MCQ के माध्यम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, है ना। नहीं तो थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग लगता है, पर बोरिंग नहीं है, बस आप समझते जाओ, अच्छा लगेगा। और आप जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो आप समझते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, वो सही है नहीं सही है, कैसे कैसे अलग अलग देशों में क्या क्या हुआ, तो इससे आपकी समझ बढ़ती है। ठीक है, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू।